स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ़ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनिफिशेंट। डियर स्टूडेंट, आज की हमारी जो टॉपिक है वो है एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में। देखिए, ह्यूमन बॉडी में दो तरह के सिस्टम्स है। कम्युनिकेशन के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर दो सिस्टम इस्तेमाल होता है, एक है हार्मोनल सिस्टम और दूसरा है नर्व सिस्टम। तो नर्व सिस्टम का काम क्या है? नर्व सिस्टम में स्पाइनल कार्ड, ब्रेन और इसके साथ जितने भी नर्व्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बॉडी फंक्शंस को, बॉडी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। जस्ट लाइक द सेम दूसरा सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में, मुख्तलिफ़ बॉडी स्ट्रक्चर और बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, वो है हार्मोनल सिस्टम। और हार्मोनल सिस्टम को हम एंडोक्राइन सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम्स में हार्मोन्स बन जाते हैं और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड्स वो ऑर्गन है जो हार्मोन को एक्सक्रीट करते हैं। अब ये हार्मोन मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटी करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के बॉडी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को एक्टिवेट करता है और इसके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। और इसी तरह मेटाबॉलिक डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर है जो कि ह्यूमन बॉडी के मेटाबॉलिज्म्स में कोई प्रॉब्लम्स होती है। मेटाबॉलिज्म्स क्या है? ऑल द केमिकल रिएक्शंस विच हैपन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म्स। फिर मेटाबॉलिज्म्स की दो अकसाम है, एक है कैटाबॉलिज्म्स और दूसरा है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म्स में देखिए जितने भी बॉडी के ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, ये एनाबॉलिज्म्स के ज़रिए बन जाते हैं। और मेटाबॉलिज्म्स का वो रिएक्शन है जिसमें बन जाती है एटीपी, जो कि हेल्पफुल होती है एनर्जी की प्रोडक्शंस के लिए और ह्यूमन बॉडी की एक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए। तो देखिए, अगर एंडोक्राइन सिस्टम में या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में कोई जो है वो चेंजेस आ जाए तो इसकी वजह से ह्यूमन बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सारे के सारे इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ हार्मोन के हवाले से कि ग्रोथ हार्मोन्स क्या है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी या इसकी एक्सेस जो है वो किस तरह डिजीज़ को काज कर सकती है। तो देखिए, ग्रोथ हार्मोन है क्या चीज़? सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन जो है वो एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि सीक्रेट होता है इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड्स या पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी इसको कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स, इसके दो लोब्स होते हैं, एक होता है इसका इंटीरियर लोब और दूसरा है इसका पोस्टीरियर लोब। तो ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज़ होते हैं, ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज़ होता है और इसका काम है ग्रोथ को, ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन रखना। और बेसिकली ग्रोथ हार्मोन ये पेप्टाइड्स हार्मोन है। पेप्टाइड्स का मतलब ये है कि ये बेसिकली प्रोटीनिक इन नेचर है, ये बेसिकली प्रोटीन हार्मोन है, यानी इसका स्ट्रक्चर जो है ये प्रोटीन पे कंसिस्ट होता है। तो देखिए, अगर एमसीक्यूज़ में आ गया कि व्हाट्स द नेचर ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो आप लोग इसको रिमेंबर करें कि ग्रोथ हार्मोन जो है ये पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए तो इसको हम कहते हैं पेप्टाइड्स, और जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है इनसाइड द अमीनो एसिड्स को हम कहते हैं पेप्टाइड हार्मोन। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ग्रोथ हार्मोन ये रिलीज़ होते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से और ये एक्टिवेट करता है बॉडी की जितनी भी ग्रोथ है, प्रोटीन और इस तरह मेटाबॉलिज्म है लिपिड्स की, इसको एक्टिवेट करता है और इसका मेन रोल है ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन रखना। फिजियोलॉजिक इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन की फिजियोलॉजिक इफेक्ट क्या है? डायरेक्ट इफेक्ट आर द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन बाइंडिंग इट्स रिसेप्टर ऑन टारगेट सेल। तो देखिए, सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन का डायरेक्ट रोल क्या है? वो डायरेक्ट रोल ये है कि ये एडाइपोसिटिक सेल या इसको एडाइपोस टिश्यूज भी हम कह सकते हैं, ये डायरेक्टली उसके साथ जो है वो इन कंटेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, हैव ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंड ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेशन देम to break down triglyceride and suppress their ability to take up and accumulate circulating lipids। तो देखिए, एक है ग्रोथ हार्मोन का डायरेक्ट रोल और दूसरा है इनडायरेक्ट रोल। डायरेक्ट रोल में ग्रोथ हार्मोन जब रिलीज़ होता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से तो ये डायरेक्ट एक्शन करता है एडाइपोसिटिक टिश्यू पे और वहाँ पे जो भी लिपिड्स या ट्राइग्लाइसराइड स्टोर्ड होता है उसको ये जो है वो इसको सिंथेसाइज करता है और इसकी जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होता है उसको ब्रेक करके इसको एबल बना लेते हैं ताकि ये बॉडी की जितनी भी स्ट्रक्चरल सेल्स है उसकी फॉर्मेशंस में ये हेल्पफुल हो जाए। मतलब ये है कि ये एडाइपोसिटिक टिश्यूज़ में लिपिड्स को स्टोर होने नहीं देता, बल्कि इस लिपिड्स को ये ट्रांसफ़र कर लेता है मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स को ताकि वहाँ पे ये चली जाए और मुख्तलिफ़ किस्म के सेल की जो स्ट्रक्चर है उसकी फॉर्मेशन में यूज़ हो जाए। तो ये है इसका डायरेक्ट रोल।
दूसरा है इनडायरेक्ट रोल। इनडायरेक्ट इफेक्ट आर मीडिएटेड प्राइमरली बाय इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, और इसको हम कहते हैं IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, अ हार्मोन दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द लिवर। अब देखिए, एक है डायरेक्ट रोल जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा है इनडायरेक्ट रोल। इनडायरेक्ट रोल में ग्रोथ हार्मोन IGF को एक्टिवेट करता है और IGF रिलीज होता है कहाँ से? लिवर से। अब IGF का काम क्या है? A majority of the growth promoting effect of the growth hormone is eventually due to IGF acting on its target cell। तो देखिए IGF ये एक टारगेट जो है वो मॉलिक्यूल्स है ग्रोथ को मेंटेन रखने के लिए, ग्रोथ को इन्हांस रखने के लिए। तो इनडायरेक्ट रोल में क्या होता है? इनडायरेक्ट रोल में जो ग्रोथ हार्मोन है वो डायरेक्ट एक्टिवेट करता है या इन्हांस करता है IGF की एक्टिविटी को, और IGF वो सिंथेसाइज होता है इनसाइड द लिवर। तो देखिए ये दो तरह के रोल्स है। ये है ग्रोथ हार्मोन जो कि रिलीज़ होता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है बिलो द ब्रेन, ये ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होता है। अब इसके दो रोल्स है, एक इसका है ये डायरेक्ट रोल्स, ये है डायरेक्ट रोल, और ये दूसरा है ये इनडायरेक्ट रोल। इनडायरेक्ट रोल, डायरेक्ट रोल में क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली जाके फैट्स पे या एडाइपोसिटिक सेल पे वो एक्शन करता है, और डायरेक्ट इफेक्ट में वहाँ पे जो भी लिपिड्स या ट्राइग्लाइसराइड स्टोर होता है उसको डिस्पर्स करता है, और इसको जो है वो ट्रांसफ़र कर लेता है टुवर्ड द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो ये है इसका ग्रोथ हार्मोन का डायरेक्ट रोल। दूसरा है इनडायरेक्ट रोल। इनडायरेक्ट रोल में ग्रोथ हार्मोन जाके लिवर में IGF या इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इस पे एक्शंस करता है, और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का काम क्या है? इसका काम ये है कार्टिलेज की साइज़ को बढ़ाना, कार्टिलेज की ग्रोथ को बढ़ाना, बोन की जो साइज़ है उसको बढ़ाना, मसल में ग्रोथ को इन्हांस करना, ये उसका काम है, ये IGF का काम है। तो अगर MCQs में आ गया कि व्हाट्स द फंक्शन विच IGF डू, तो इसका काम ये है कि ये बोन की ग्रोथ को इन्हांस करता है, कार्टिलेज की ग्रोथ को इन्हांस करता है, और बॉडी के जितनी भी सेल्स है वहाँ पे जो सेल डिवीजन है, माइटोसिस है, उसको इन्हांस करता है। ये काम है IGF का। अब ग्रोथ हार्मोन का काम क्या है? हम ग्रोथ हार्मोन को पढ़ते क्यों है? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? नेसेसरी फॉर लीनियर बोन ग्रोथ इन चिल्ड्रन। देखिए दो तरह का ग्रोथ है, एक है लीनियर ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ हम इसकी साइज़ में ये इजाफा जो होता है लेंथ में, इसको हम कहते हैं लीनियर ग्रोथ। तो ग्रोथ हार्मोन बोन्स की जितनी भी लीनियर ग्रोथ होती है इट्स बिकॉज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से होती है। मतलब ये है कि बॉडी की हाइट जो बढ़ जाती है इट्स बिकॉज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यानी हाइट बढ़ाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो है ग्रोथ हार्मोन। स्टिमुलेट सेल टू इंक्रीज इन साइज एंड डिवाइड मोर रैपिडली। दूसरा फंक्शंस क्या है? ये सेल की साइज़ को बढ़ाता है, और सेल का जो डिवीजन है, सेल डिवीजन जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम माइटोसिस कहते हैं, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेल बन जाते हैं और सेल की साइज़ बढ़ा देती है। इन्हांस प्रोटीन सिंथेसिस। थर्ड इसका काम यह है कि ये राइबोसोम्स पे इफेक्ट करता है, राइबोसोम्स की एक्टिविटी को इन्हांस करता है, और राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। यानी थर्ड इसका फंक्शन है कि ग्रोथ हार्मोन मैसेज ट्रांसफ़र करता है, चूँकि ये एक हार्मोन्स है, इसका काम है मैसेज ट्रांसफ़र करना। तो ये मैसेज ट्रांसफ़र कर लेते हैं टुवर्ड राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन की जो है वो फॉर्मेशन करना। फोर्थ क्या काम है? इंक्रीज फैटी एसिड मोबिलाइजेशन एंड द रेट एट विच सेल यूज फैटी एसिड। जिस तरह डायरेक्ट रोल में हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि फैटी एसिड की मोबिलाइजेशंस क्या है। देखिए ह्यूमन बॉडी में फैटी एसिड एकमुलेट होता है इनसाइड द एडाइपोसिटिक टिश्यू। ह्यूमन बॉडी में फैट्स प्रेजेंट होता है एडाइपोस टिश्यू में, जिसको हम फैट सेल्स भी कहते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन जाके उसको मोबिलाइज करता है, वहाँ पे वो स्टोर होते हैं, इसको डिस्पर्स करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चला जाए टुवर्ड द सेल, और वहाँ ग्रोथ में वो अपना काम करे। एंटी इंसुलिन इफेक्ट, और फोर्थ या फिफ्थ उसका इम्पॉर्टेंट काम है एंटी इंसुलिन इफेक्ट। यानी इसका मतलब ये है कि ये इंसुलिन की इफेक्ट को थोड़ा सा कम कर देता है, यानी ये अपोजिट काम करता है इंसुलिन का। अब इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम यह है कि वो ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, और इसी तरह जो है वो ग्लाइकोजन स्टोर होता है इनसाइड द लिवर। तो देखिए अब ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन वो किस तरह कंट्रोल होता है, वो कौन कौन से आर्गन्स है जो कि ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। तो देखिए सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन का एक पार्ट है, वो रिलीज़ करता है ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटिंग हार्मोन।
ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटिंग हार्मोन ये एक हार्मोन है जो कि सीक्रेट होता है हाइपोथैलेमस से। अब ये ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटिंग हार्मोन वो हार्मोन है जो कि थायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड्स में ग्रोथ हार्मोन की फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। इसका मतलब यह है जिस तरह किसी इंडस्ट्रीज़ का सीईओ होता है, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, तो वो इंडस्ट्रीज़ के जितने भी वहाँ पे वर्कर होते हैं उसको मैसेज देता है कि आपने इतनी मिकदार में ये प्रोडक्ट जो है वो बनाना है। जस्ट लाइक द सेम हाइपोथैलेमस ये एक सेंट्रल ऑर्गन है और ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स को मैसेज देता है विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटिंग हार्मोन। और ये ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड्स में ग्रोथ हार्मोन की फॉर्मेशंस को कंट्रोल करता है। और इसी तरह ये ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटिंग हार्मोन जाके लीवर पे और या AGF पे ये एक्शंस करता है और वहाँ पे ये अपना फंक्शंस कर देता है। एक तो उसकी कंट्रोल है ग्रोथ हार्मोन की या पिट्यूटरी ग्लैंड्स की कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस से। दूसरा उसकी कंट्रोल है स्टोमेच की वजह से। देखिए स्टोमेच में जो एंडोक्राइन सेल है वो सिक्रीट करता है एक तरह का हार्मोन जिसको हम कहते हैं ग्रिलिन। ये ग्रिलिन वो हार्मोन्स है जिसको सिक्रीट करता है स्टोमेच की जो एंडोक्राइन सेल्स है ये उसको सिक्रीट करता है। और जस्ट लाइक द सेम ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटिंग हार्मोन की तरह ग्रिलिन भी पिट्यूटरी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है। तो देखिए अगर एमसीक्यूज में आ गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन या द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, तो इसमें एक है ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटिंग हार्मोन जो कि सिंथेसाइज होते हैं इनसाइड द हाइपोथैलेमस, और दूसरा है ग्रिलिन हार्मोन। ये ग्रिलिन हार्मोन सिंथेसाइज होते हैं इनसाइड द एंडोक्राइन सेल ऑफ द स्टोमेच और ये भी कंट्रोल करता है पिट्यूटरी सिक्रीशन को। एबनॉर्मेलिटी इन ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन, देखिए अगर ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशंस में प्रॉब्लम्स आ जाए, वो बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट हो जाए या इसकी सिक्रीशन रोक जाए, तो ये किस तरह एबनॉर्मेलिटी काज कर सकती है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, देखिए अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा मकदार में रिलीज़ हो जाए तो ये काज कर सकते हैं जाइजेंटिज्म एंड एक्रोमेगेली, जाइजेंटिज्म एंड एक्रोमेगेली। और दूसरा अगर ये बहुत ज़्यादा कम मकदार में रिलीज़ हो जाए तो इसको हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। देखिए इसमें आप थोड़ा सा फ़र्क जो है वो इसको रिमेंबर करें। जाइजेंटिज्म अगर चाइल्डहुड में ग्रोथ हार्मोन की ओवर सिक्रीशन आ जाए तो इसको हम कहते हैं जाइजेंटिज्म। एक्रोमेगेली अगर एडल्टहुड में यानी ज़्यादा एज में अगर ग्रोथ हार्मोन की हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो इसको हम कहते हैं एक्रोमेगेली। यानी जाइजेंटिज्म इज़ द सिक्रीशन ऑफ ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड एंड एक्रोमेगेली इज़ द ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन द एडल्टहुड। दूसरा है हाइपोसिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन और इसकी एग्जांपल है ड्वार्फिज्म। ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रंस यानी जाइजेंटिज्म इसको हम कहते हैं, अगर ये ओवर सिक्रीट हो जाए, ये किसकी वजह से होती है, इसकी एक्सेस किसी वजह से होती है, यानी बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस या डिफिशियंसी किन किन कंडीशंस की वजह से हो जाती है। तो फर्स्ट है ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी। ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी क्यों वाक़ होती है, यानी ड्वार्फिज्म क्यों वाक़ होती है। इंटरफेयर विद लीनियर बोन ग्रोथ, यानी अगर ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी वाक़ हो जाए तो इसकी वजह से लीनियर ग्रोथ जो है बोन्स की वो इंटरफेयर होती है, वो जो है कम होती जा रही है। रिजल्ट इन शॉर्ट स्टेचर और ड्वार्फिज्म, और इसकी वजह से हाइट जो है वो कम रह जाता है और इसको हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। एपिफिजियल प्लेट क्लोज बिफोर द नॉर्मल हाइट इज़ रिच्ड, जिस तरह बोन्स के एट द एंड में एपिफिजियल प्लेट्स होते हैं, एपिफिजियल प्लेट्स का मतलब है कि ये बोन की लीनियर साइज़ को इंक्रीज़ कर देती है। इसी तरह ये कार्टिलेजिनियस बिल्कुल यहाँ पे इसी तरह स्ट्रक्चर होते हैं और इसको हम कहते हैं एपिफिजियल प्लेट्स, और इसका काम है यहाँ पे प्रेजेंट होता है कार्टिलेज, और इन कार्टिलेज का काम है हाइट को या बोन की लीनियर साइज़ को जो है वो इंक्रीज़ करना। अब अगर ये टाइम से पहले फ्यूज़ हो जाए, मतलब ये कि ये ख़त्म हो जाए, तो इसकी वजह से बोन की जो है वो लीनियर ग्रोथ स्टॉप होती है। तो देखिए अगर ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी वाक़ हो जाए तो इसकी वजह से ये कंडीशंस हो सकती है। इसी तरह अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस अमाउंट में रिलीज़ हो जाए तो रिजल्ट इन इंक्रीज लीनियर बोन ग्रोथ, एंड इसको हम कहते हैं जाइजेंटिज्म। जाइजेंटिज्म अगर जो है ना स्मॉल एज में, कम एज में जो है वो ज़्यादा मकदार में रिलीज़ हो जाए ग्रोथ हार्मोन, तो इसको हम कहते हैं जाइजेंटिज्म या टॉल स्टेचर, और इसमें हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी होती है। इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन एक्सेस इन एडल्टहुड, इसी तरह अगर एडल्टहुड में बहुत ज़्यादा जो है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो जाए, इसको हम कहते हैं एक्रोमेगेली,
ओवर ग्रोथ ऑफ द कार्टिलेजिनियस पार्ट ऑफ द स्केलेटन, स्केलेटन की जितने भी कार्टिलेजिनियस पार्ट है उसकी ओवर ग्रोथ स्टार्ट होती है। इनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट एंड अदर लंग्स ऑफ द बॉडी, चूँकि ग्रोथ हार्मोन का काम है सेल की साइज़ को बढ़ाना, सेल की ग्रोथ को जो है वो एक्सजरबेट करना, इसको इंक्रीज़ करना, तो इसकी वजह से जितने भी आर्गन्स है उसकी साइज़ जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे सेल डिवीजन स्टार्ट होती है। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस रिजल्टिंग इन अल्टर्ड फैट मेटाबॉलिज्म एंड इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, और इसकी वजह से चूँकि ग्रोथ हार्मोन्स का काम ये भी है कि ये एंटी इंसुलिन इफेक्ट करता है, तो देखिए अगर इसका मिकदार बहुत ज़्यादा कम हो जाए या बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो जाए तो इसकी वजह से मेटाबॉलिक भी डिस्टर्बेंस होता है, इंसुलिन की इफेक्ट भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म का मतलब क्या है कि अगर स्मॉल एज में जो है वो ग्रोथ हार्मोन की मिकदार कम हो जाए या ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ ना हो जाए तो इसकी वजह से जो हाइट है वो कम रह जाता है, हाइट रिड्यूस होता है, और इसको हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म या शॉर्ट स्टेचर इसको हम क्या क्यों कहते हैं, इसकी वजह क्या है? शॉर्ट स्टेचर इज़ अ कंडीशन इन विच द अटेन हाइट इज़ वेल बिलो द 5th परसेंटाइल और लीनियर ग्रोथ इज़ बिलो नॉर्मल एज फॉर सेक्स। देखिए एज के साथ साथ हाइट भी बढ़ जाती है, तो देखिए अगर हाइट उसकी एज से 1/5 कम हो जाए, यानी अगर हमें चाहिए फिफ्थ उसकी हाइट में इंक्रीज़ अगर हमें दरकार है, अगर वो 1% इसकी हाइट में इंक्रीज़ हो जाए या 1/5 इसकी हाइट में इंक्रीज़ हो जाए तो इसको हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। यानी 5 में से अगर 1% इसका हाइट जो है ना वो बढ़ जाए तो इसको हम कहते हैं ड्वार्फिज्म। अब पैथोलॉजी ऑफ हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की हाइपोसिक्रेशन यानी इसकी लो सिक्रेशन की फिजियोलॉजी क्या है, उसकी रीजंस क्या है। सेवरल पैथोलॉजिक प्रोसेस में रिजल्ट इन पिट्यूटरी इंसफिशियंसी। इंसफिशियंसी का मतलब है इनकम्प्लीट सिक्रेशन, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स की सिक्रेशंस की कमी की कुछ वजूहात है, कुछ जो है वो पैथोलॉजिकल रीजंस है। पिट्यूटरी ट्यूमर्स, देखिए अगर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में ट्यूमर्स आ जाए तो इसकी वजह से वो सेल डिस्टर्ब होते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड्स के सेल अपना काम नहीं करता है, जिसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस स्टॉप होती है। दे डिस्ट्रॉय नॉर्मल पिट्यूटरी सेल, ये ट्यूमर क्या करते हैं, ये नॉर्मल पिट्यूटरी सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं। दूसरा है वस्कुलर थ्रोम्बोसिस, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड्स की जो वेसल्स है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स को ब्लड सप्लाई करता है, अगर वहाँ पे थ्रम्बस बन जाए, क्लाट बन जाए तो इसकी वजह से ब्लड सप्लाई स्टॉप होती है और इसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड्स अपना फंक्शंस छोड़ देती है। इनफिल्ट्रेटिव ग्रेनुलोमेटस डिजीज दैट डिस्ट्रॉय द पिट्यूटरी ग्लैंड, देखिए कुछ कंडीशन में इस तरह होते हैं कि जितने भी कैंसर सेल्स होते हैं इनसाइड द बॉडी वो विद द हेल्प ऑफ ब्लड दे कैन रीच टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये पहुंच जाते हैं टुवर्ड द पिट्यूटरी ग्लैंड और इसी तरह ये कैंसर सेल डिस्टर्ब करता है पिट्यूटरी सेल्स की एक्टिविटी को, जिसको हम कहते हैं इनफिल्ट्रेटिव ग्रेनुलोमेटस। दूसरा थर्ड वन है आइडियोपैथिक और पॉसिबल ऑटो इम्यूज, एक वो है जिसका कोई रीज़न मालूम ना हो, वो डिजीज़ जिसकी कोई रीज़न मालूम ना हो, या ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसमें ह्यूमन बॉडी की एंटीबॉडीज़ अटैक करता है, किल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के सेल को और इसी तरह उसकी एक्टिविटी कम होती है और जो है सिक्रेशन इसकी स्टार्ट होती है। काजेज ऑफ शॉर्ट स्टेचर यानी ड्वार्फिज्म की काजेज क्या है? वेरिएंट ऑफ नॉर्मल, देखिए ड्वार्फिज्म के कुछ रीज़न जेनेटिक भी हो सकते हैं, जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा टर्नर सिंड्रोम में और इसी तरह डाउन सिंड्रोम में ड्वार्फिज्म होती है। इसी तरह उसके कुछ जो है वो हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो देखिए वेरिएंट ऑफ नॉर्मल, जेनेटिक शॉर्ट स्टेचर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट स्टेचर, अगर जीन्स की वजह से वाक़ हो जाए, किसी ख़ानदान में इसी तरह जेनेटिक्स प्रॉब्लम हो तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक शॉर्ट स्टेचर, और अगर ये किसी हार्मोन्स की वजह से आ जाए तो इसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल शॉर्ट स्टेचर।
इसके साथ साथ कुछ जो है वो रीनल डिजीज़ है, न्यूट्रिशनल डिप्राइवेशन है, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है जिसमें इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती, या अगर बच्चों को जो है वो टाइम पे वो नहीं मिलती, फूड नहीं मिलती, न्यूट्रिशन नहीं मिलती, तो इसी वजह से भी उसकी हाइट जो है वो कम रह जाती है। फंक्शनल एंडोक्राइन डिसऑर्डर या साइकोलॉजिकल ड्वार्फिज्म, या कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल ड्वार्फिज्म्स भी होती है, उसको ये महसूस होता है कि मेरी हाइट जो है वो कम है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जिस तरह टर्नर सिंड्रोम है, अगर स्केलेटन एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाए, फॉर एग्जांपल काइपोसिस हो गया जिसकी वजह से स्पाइनल कार्ड की लेंथ जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है और इसकी वजह से बंदा जो है उसकी हाइट जो है वो कम नज़र आती जाती है। प्राइमरी ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी, प्राइमरी अगर ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी वाक़या हो जाए तो या आइडियोपैथिक ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी है या पिट्यूटरी एजेनेसिस है, और पिट्यूटरी एजेनेसिस को हम कहते हैं पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म। पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म यानी पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म वो कंडीशन है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स की कोई जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होती, यानी कुछ बच्चे इस कंडीशन में पैदा होते हैं जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मिस होते हैं, यानी बाय बर्थ ये बने नहीं होते, तो इसको हम कहते हैं पेन हाइपोपिट्यूटरिज्म। सेकेंडरी रीज़न इसका क्या है? सेकेंडरी रीज़न इसका है हाइपोथैलेमिक। देखिए, प्राइमरी ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी का मतलब यह है कि अगर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम्स आ जाए तो इसकी वजह से डिफिशियंसी आ जाए ग्रोथ हार्मोन की। सेकेंडरी हम इसको कहते हैं कि जो अर्गन पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, जिस तरह ग्रेलिन हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटिंग हार्मोन्स है, अगर वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स आ जाए और इसकी वजह से इफेक्ट हो जाए ग्रोथ हार्मोन, तो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी। और इसमें एक है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ट्यूमर्स। अगर हाइपोथैलेमस में कोई ट्यूमर्स आ जाए और हाइपोथैलेमस जो है ना वो सिक्रीशन स्टॉप करे ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटिंग हार्मोन की, तो इसकी वजह से पिट्यूटरी जो है वो इसकी सिक्रीशन स्टॉप होती है। इस तरह हेड इंजरीज अगर जो है ना एक्सीडेंट हो जाए तो इसकी वजह से भी, या ब्रेन इन्फेक्शन हो जाए जिस तरह मेनिंजाइटिस है, या हाइड्रोसिफेलिस आ जाए यानी ब्रेन के अंदर वाटर की जो है ना एकमुलेशन आ जाए, तो इसकी वजह से भी ये ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटिंग हार्मोन जिसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटिंग हार्मोन, इसकी सिक्रीशन जो है वो स्टॉप होती है। और इस ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटिंग हार्मोन का काम है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को जो है ना इसके फंक्शंस को मेंटेन रखना। इसी तरह बायोलॉजिकली इनएक्टिव ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शंस, कुछ हार्मोन्स जो है वो बन जाते हैं ग्रोथ हार्मोन लेकिन वो बायोलॉजिकली इनएक्टिव होते हैं, मतलब यह है कि वो अपना काम नहीं कर सकता। हेरिडिटरी डिफेक्ट इन IGF रिसेप्टर, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, अगर इसमें जो है ना वो कोई प्रॉब्लम्स आ जाए उसका रिसेप्टर की जो है ना ये रिसेप्टर्स है IGF, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, ये डिसेंसिटाइज हो जाए, ये जो है ग्रोथ हार्मोन को रिस्पांस नहीं देता, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। हाइपोथायराइडिज्म, अगर थायराइड ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन है वो हाइपर मकदार में सिक्रेट हो जाए, ज़्यादा कम मकदार में सिक्रेट हो जाए, तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ जाती है। डायबिटिस मेलाइटिस इन पुअर कंट्रोल, डायबिटिस मेलाइटिस की वजह से भी हो सकती है। ग्लूकोकार्टिकाइड एक्सेस, कुशिंग सिंड्रोम, अगर ग्लूकोकार्टिकाइड हार्मोन बहुत ज़्यादा जो है मकदार में सिक्रेट हो जाए, इसको हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम, इसकी वजह से भी हो सकता है। Gigantism is an excess secretion of growth hormone during childhood before the closure of the bone growth plates। अगर एपिफिजियल प्लेट की फ्यूजन से पहले ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा मकदार में सिक्रेट हो जाए बच्चों में, तो इसको हम कहते हैं जाइजेंटिज्म, विच काज ओवर ग्रोथ ऑफ द लॉन्ग बोन एंड वेरी टॉल स्टेचर। और इसकी वजह से लॉन्ग बोन्स की लेंथ बहुत ज़्यादा, लीनियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा हाइट के नज़र आते हैं। यूजुअली रिजल्टिंग फ्रॉम अ ट्यूमर ऑफ सोमेटोट्रोफ्स की अगर जो है ना ट्यूमर्स आ जाए तो इसकी वजह से भी ये जाइजेंटिज्म्स आ जाती है। जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये आप देख सकते हैं, ये है जाइजेंटिज्म, यानी इसकी जो एवरेज एज है नॉर्मल बच्चों से उसकी बहुत ज़्यादा हाई है। इस तरह एक्रोमेगेली, दिस कंडीशन रिजल्टिंग व्हेन ग्रोथ हार्मोन एक्सेस अकर इन एडल्टहुड और आफ्टर द एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन हैव फ्यूज्ड। देखिए, अगर तकरीबन अगर 25 से लेकर 40 तक इस दौरान में अगर ग्रोथ हार्मोन की मकदार एक्सेस अमाउंट में रिलीज़ हो जाए तो इसको हम कहते हैं एक्रोमेगेली। और इस दौरान एपिफिजियल प्लेट वो बिल्कुल फ्यूज़ होते हैं क्योंकि उसका एक अपना नॉर्मल ड्यूरेशन है जिसके बाद ये फ्यूज़ हो जाते हैं।
डिसऑर्डर हैव इंसीडियस आंसर, और ये एक इंसिडेंटली मीन्स एब्रॉप्टली अचानक ये डिजीज़ एराइज होती है। दिस मीन एज एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस इज़ अबाउट 40 फॉर मेन एंड 45 फॉर वुमेन। ये अक्सर 40 अगर पहुंच जाए एज मेन की और 45 फीमेल की, तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर है कि इन एज में जो है वो एक्रोमेगेली की डिजीज़ काज हो जाए। काजेज ऑफ एक्रोमेगेली, मोस्ट कॉमन काज इसका क्या है? सोमेटोट्रॉफ एडिनोमा। अगर सेमेटोट्रॉफ्स में कोई कैंसर एडिनोमा आ जाए तो 95% चांसेस है इस पेशेंट को कि इसको काज हो जाए एक्रोमेगेली। अदर काजेज क्या है? लेस देन 5% एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटिंग हार्मोन बाय हाइपोथैलेमिक ट्यूमर्स। अगर ओवर सिक्रेशन वाक़या हो जाए हाइपोथैलेमस की, तो इसकी वजह से भी जो है वो ज़्यादा मकदार में ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है। एक्टोपिक ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटिंग हार्मोन सिक्रेशन बाय नॉन एंडोक्राइन ट्यूमर सच एज कार्सिनॉइड ट्यूमर और स्मॉल सेल लंग्स कैंसर। देखिए कुछ बड़ी के कैंसर सेल्स भी बहुत ज़्यादा मकदार में वो एक्टिवेट करता है हाइपोथैलेमस को, और इस तरह हाइपोथैलेमस मेजॉरिटी ज़्यादा मकदार में वो सिक्रेट करता है ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटिंग हार्मोन में, और इस कंडीशन में भी जो है वो काज करती है इंक्रीज़ ग्रोथ हार्मोन को, और इसको हम कहते हैं एक्टोपिक। यानी ग्रोथ हाइपोथैलेमस को कोई और ऑर्डर देता है, किसी और वजह से हाइपोथैलेमस की सिक्रेशन जो है वो बढ़ जाती है, और इसको हम कहते हैं नॉन एंडोक्राइन। चूँकि ये कैंसर सेल एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये एंडोक्राइन सिस्टम को एक्टिवेट करता है और ज़्यादा मकदार में ग्रोथ हार्मोन रेगुलेटिंग हार्मोन बन जाते हैं, और ये मैसेज देता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कि वो ज़्यादा मकदार में बना ले किस चीज़ को, ग्रोथ हार्मोन को। ये एग्जांपल्स है एक्रोमेगेली की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है, यानी हम किस तरह पेशेंट को जो है ना वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि द पेशेंट इज डेट ऑफ द कंडीशन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो फीचर दैट रिजल्ट फ्रॉम हाई लेवल ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आर एक्सपेंडिंग ट्यूमर्स इंक्लूड सॉफ्ट टिश्यू स्वेल्विंग ऑफ द हैंड एंड फीट। उसके जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज है हाथों के, हैंड्स के, पाँव्स के, वो स्वेल हो जाते हैं। लो जा प्रोट्रूजन, उसका जो लोअर जा है वो प्रोट्रूज होता है, मतलब यह है कि उसकी जो लोअर टीथ है वो बाहर जो है ना वो थोड़े से आ जाते हैं। ब्राड एंड बल्बस नोज, उसका नोज जो है वो थोड़ा सा ब्राड हो जाता है और इस तरह बल्बस टाइप्स का होता है। बल्बस मीन्स कि उसकी जो बेस होती है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। इनलार्जिंग हैंड्स, उसके हैंड्स बहुत बड़े होते हैं क्योंकि वहाँ पे एडिमा होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इनलार्जिंग फूड, और इस तरह फूड भी उसकी बढ़ जाती है। आर्थराइटिस एंड कार्पल टनल सिंड्रोम, उसको आर्थराइटिस होती है। यानी आर्थराइटिस क्या है? जॉइंट्स की डिजीज़ है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट, आर्थराइटिस इसको हम कहते हैं। और इस तरह कार्पल टनल सिंड्रोम जो रेडियल नर्व है इनसाइड द रिस्ट, यानी रिस्ट में जो रेडियल नर्व है वो कवर होती है इनसाइड द फेट्स, और इसको हम कहते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसमें बहुत ज़्यादा हैवी पेन होता है ऑन द पाम एंड आर्म एंड हैंड एरियाज। टीथ स्पेसिंग इंक्रीज, टीथ के दरमियान जो स्पेस है वो इंक्रीज होते हैं, मतलब ये है कि टीथ एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। मैक्रोग्लोसिया, मैक्रोग्लोसिया का मतलब ये है कि टंग की साइज़ जो है वो बढ़ जाती है। माइक्रोग्लोसिया, अगर टंग की साइज़ इंक्रीज हो जाए तो इसको हम कहते हैं माइक्रोग्लोसिया, अगर बढ़ जाए इंक्रीज हो जाए तो इसको हम कहते हैं मैक्रोग्लोसिया, और अगर डिक्रीज हो जाए तो इसको हम कहते हैं माइक्रोग्लोसिया। इस तरह हार्ट फेल्योर और किडनी फेल्योर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये आप देख लें, इसकी ये बल्बस नोज है और इस तरह ये हैंड और फीट की साइज़ जो है वो इसकी बढ़ जाती है। अदर सिम्टम्स ऑफ एक्रोमेगेली इंक्लूड जॉइंट एचेस, यानी जॉइंट में उसको पेन होता है। थिक कोर्स ऑयली स्किन, उसका स्किन्स ऑयली टाइप्स का होता है, उसकी स्किन्स की जो ऑयल सिक्रीशन है वो बढ़ जाती है। स्किन टैग्स, स्किन के ऊपर जो है वो दाग और धब्बे बन जाते हैं। एनलार्ज लिप्स, इसका टंग जो है वो बढ़ जाते हैं। नोज़ एंड टंग, और इसका नोज़ और लिप्स, टंग्स ये सब बढ़ जाते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यूज है और इसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। डिपेंडिंग ऑफ द वॉइस ड्यू टू इनलार्ज साइनसेस एंड वोकल कार्ड्स, और इसके साथ साथ उसका साइनसेस और इसका जो वोकल कार्ड है उसकी साइज़ भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से साउंड में भी चेंजेस आ जाती है। स्लीप एपनिया, इस किस्म के पेशेंट को स्लीप नहीं आती। ब्रेकिंग इन ब्रीथिंग ड्यूरिंग स्लीप ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एयरवे, चूँकि एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाती है उसकी साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसकी वजह से अक्सर पेशेंट को रात के वक्त स्लीप एपनिया होती है, यानी उसको सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है। एक्सेसिव स्वीटिंग एंड स्किन आर्डर, उसको एक्सेसिव स्वीटिंग होती है और इसके साथ साथ स्किन आर्डर, यानी उसकी स्किन से स्मेल्स आती है। फिटीग एंड वीकनेसेस, और इसी तरह हेड एच भी इसके नॉर्मल साइन सिम्टम्स है।
लॉस ऑफ विजन इन द आउटर विजुअल फील्ड, जो कि आउटर विजुअल फील्ड्स है साइड्स पे पेरिफेरी पे, इसमें पेशेंट का जो विजन है वो लॉस होती है। सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोगोनेडिज्म एंड एड्रिनल इनसफिशिएंसी, और इसके साथ साथ ये प्रॉब्लम्स यानी हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोगोनेडिज्म एंड एड्रिनल इनसफिशिएंसी, यानी मतलब ये है कि दूसरे भी जितने ये एड्रिनल ग्लैंड्स है, उस एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, उस पर भी इफेक्ट होता है। बाईटेम्पोरल हेडेज, साइड पे जो हेडेक होता है उसको हम कहते हैं बाईटेम्पोरल, यानी दोनों साइड पे उसको हेडेक होता है। इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस लीड टू डायबिटिक मेलाइटिस, और ग्लूकोज की चूंकि ग्रोथ हार्मोन का काम ये भी है कि ये एंटी इंसुलिन काम करता है, इस तरह जब इसकी डिस्टर्बेंस आ जाए तो इसकी वजह से डायबिटिक के चांसेस बन जाते हैं। हाइपरटेंशन बीपी बढ़ जाती है, कार्डियोमेगेली हार्ट की साइज़ बढ़ जाती है, इंक्रीज पाल्मर स्वीटिंग बन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। इंक्रीज सेबम प्रोडक्शंस ओवर द फेस, जिसको हम कहते हैं सेबूरिया। सेबम्स क्या है? सेबम आइल्स लाइक फ्लूइड्स विच इज़ सिक्रेटेड बाय द सेबेशियस ग्लैंड, और इसका काम है मुख्तलिफ़ किस्म की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करना। तो इसी तरह अगर इसकी सेबम की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो इसको हम कहते हैं सेबूरिया। कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर ऑफ द लैरिंक्स एंड रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट आल्सो इनलर्ज रिजल्टिंग डीपनिंग ऑफ वॉइस एंड ब्रोंकाइटिस, यानी जितने भी कार्टिलेजिनियस ये ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, इसकी साइज़ भी बढ़ जाती है और इसकी वजह से वॉइस में भी चेंजेस आ जाती है। काइपोसिस और हंच बैक, काइपोसिस का मतलब ये है कि अगर बैक बोन की स्पाइनल कार्ड इसी तरह आ जाए लंबर रीजन में, सर्वाइकल रीजन में अगर स्पाइनल कार्ड की स्ट्रक्चर इसी तरह आ जाए, ये फॉर एग्जांपल हेड हुआ और ये इसका बड़ी स्ट्रक्चर है, ये इसको हम कहते हैं काइपोसिस। जब सर्वाइकल रीजन में या थोरेसिक रीजन में वर्टिब्री जो है वो बाहर चली जाए और इनवर्ड प्रोट्रूजन हो जाए स्पाइनल कार्ड की, तो इसको हम कहते हैं काइपोसिस। डायग्नोसिस हम इसके किस तरह कर सकते हैं, किस तरह हम पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं? इफ़ एक्रोमेगेली इज सस्पेक्टेड, मेडिकल इमेजिंग एंड मेडिकल लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन आर जनरली यूज्ड टुगेदर टू कंफर्म और रूल आउट द प्रेजेंस ऑफ दिस कंडीशन। देखिए एक्रोमेगेली या एक्सेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन को हम दो तरीके से जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं। एक है मेडिकल इमेजिंग यानी MRI और CT स्कैन का हम करते हैं, दूसरा हम लेबोरेटरी इसके लिए डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो देखिए लेबोरेटरी में हम हार्मोनल टेस्ट करते हैं। IGF प्रोवाइड द मोस्ट सेंसिटिव एंड यूजफुल लैब टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एक्रोमेगेली। IGF जो कि एक हार्मोन है, अगर हम इसकी लैब टेस्ट ले लें और ये बढ़ गया हो तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस जो है वो इंक्रीज़ हो गया हो, यानी ये एक एक्यूरेट रिजल्ट है, ये एक एक्यूरेट इंडिकेटर है ग्रोथ हार्मोन की आइडेंटिफिकेशंस के लिए। ग्रोथ हार्मोन लेवल टेक 2 आवर आफ्टर 75 और 100 ग्राम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। और इस तरह अगर हम एक पेशेंट को 75 या 100 ग्राम जो है वो उसको ग्लूकोज देते हैं तो इसके बाद हम इसकी ग्रोथ हार्मोन की टेस्ट लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन आर सुप्रेस्ड बिलो 1 माइक्रोग्राम पर लीटर इन नॉर्मल पीपल। तो देखिए 1 माइक्रोग्राम पर लीटर के हिसाब से अगर हम एक पेशेंट को कुछ फ्लूइड या कुछ इस तरह का फूड दे दें तो इसमें ग्रोथ हार्मोन की मिकदार जो है वो कम होती जा रही है। एंड लेवल हायर देन दिस कट ऑफ आर कन्फर्मेटरी ऑफ एक्रोमेगेली। लेकिन अगर इससे ज़्यादा यानी फॉर एग्जांपल हमने 1 माइक्रोग्राम एक पर लीटर जो है ना ब्लड की इसकी मिकदार अगर हमने आइडेंटिफाई कर दी तो ये एक नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो ग्रोथ हार्मोन की लेवल तो हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पेशेंट में जो है वो एक्सेस अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन अवेलेबल है। इसी तरह रेडियोलॉजिकल इन MRI ऑफ द ब्रेन फोकस ऑन द सेला टर्सिका for clear demonstration of the pituitary and the hypothalamus and the location of the tumor। तो देखिए सेला टर्सिका क्या है? सेला टर्सिका वो एरिया है, वो जगह है वेयर देयर इज़ प्रेजेंट पिट्यूटरी ग्लैंड्स, वो एरिया है वेयर देयर इज़ प्रेजेंट पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको हम कहते हैं सेला टर्सिका। तो MRI में हम सेला टर्सिका को देखते हैं और वहाँ पे हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स की साइज़ को और उसकी जो है विड्थ को हम देखते हैं। ट्रीटमेंट गोल्स पर एक्रोमेगेली यानी एक्रोमेगेली के पेशेंट को हम किस तरह ट्रीटमेंट दे सकते हैं? नॉर्मलाइजेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन टू प्रिवेंट और रिवर्स प्रोग्रेशन ऑफ द डिसऑर्डर। एक फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है? फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ये है कि इस पेशेंट को हम जो है ना मेडिसिन देते हैं और इसकी वजह से हम ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस को जो है वो स्टॉप कर देते हैं। नॉर्मलाइजेशन ऑफ द IGF लेवल लीड टू एज एंड सेक्स मैच कंट्रोल लेवल। दूसरा यह है कि हम IGF के लेवल को जो है वो कम करता है और एज और सेक्स के मुताबिक हम इसके
इसको जो है वो इक्विलिब्रियम्स में लेके आते हैं ताकि ग्रोथ को जो है वो हम मेंटेन रखें। रिमूवल और रिडक्शन ऑफ द ट्यूमर मास। देखिए अगर हाइपोथैलेमस में या पिट्यूटरी ग्लैंड्स में कोई ट्यूमर हो और इसकी वजह से एक्सेस अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ हो तो इसको हम करेक्ट कर सकते हैं अगर हम इस ट्यूमर को हटा दे, कोई सर्जरी कर दे। रिलीविंग द सेंट्रल प्रेशर इफेक्ट। अगर सेंट्रल प्रेशर हो, जिस तरह हाइड्रोसिफेलस हो, इस तरह ब्रेन की इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस हो, तो हमें इसकी ट्रीटमेंट करना चाहिए फर्स्ट, और इसके बाद ये खुद बहुत ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस जो है वो स्टॉप हो जाएगी। इम्प्रूवमेंट ऑफ एडवर्स क्लिनिकल फीचर, इसके साथ जितने भी ये क्लिनिकल फीचर्स है, ये एडिमा है और इस तरह ये विजुअल जो विजन लॉस होती है, हमें इसको जो है वो ट्रीट करना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन ऑफ द मर्टिलिटी रेट, और जो मर्टिलिटी रेट है डेथ रेट है, इसको हमने जो है वो कम से कम करना है।